हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी करेंट डेंसिटी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना क्या है, करेंट डेंसिटी पढ़ना है आज हमने। ठीक है, और फिर उसके बाद देखना है हमारा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारी हो चुकी है, मोबिलिटी भी हो चुकी है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो वही हमें देखना है, कंडक्टेंस देखना है, कनेक्टिविटी। ठीक है, तो करेंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या होती है हमारी करेंट डेंसिटी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से हमारी कितनी करंट पास हो रही है वही हमें बताती है करंट डेंसिटी। जैसे जैसे सपोज करिए हमारी वायर है। ठीक है, ये हमारी एक वायर है, ये क्या है, एक हमारी वायर है। ठीक है, तो सपोज करिए ये वायर है और इससे क्या है, करंट फ्लो करेगी। ठीक, करंट जा रही है आई। ठीक, करंट जब आई जा रही है तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बड़ी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो करेंगे इस वायर के। जैसे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारी इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इस क्रॉस सेक्शन, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारे इलेक्ट्रॉन ईजिली पास कर जाएंगे क्योंकि एरिया बड़ी है। ठीक है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमारी जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, काफ़ी क्लोजर में, मतलब डेंस में होके निकलेंगे, पास करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा फार फार में दूरी बनाकर इलेक्ट्रॉन पास फ्लो करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारे इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक, और यहाँ पे आते आते क्या होंगे, यहाँ पे डेंसिटी उनकी करंट की बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में डेंस में होके इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमारे जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में डेंस होकर, काफ़ी क्लोजर होके आपस में, मतलब डेंस होके पास करेंगे। ठीक, तो यही होती है हमारी करंट डेंसिटी की, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारी कितनी करंट पास कर रही है पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लीजिए क्या होती है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी is defined as the current density is defined as the करंट पर यूनिट एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारी कितनी करंट पास हो रही है। ठीक, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। उसे ही हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, यही होती है हमारी, ये क्या होती है, हमारी करंट डेंसिटी होती है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। यूनिट की बात कर लिया जाए तो यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, करंट की एम्पियर, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एरिया, मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, किसकी, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक, किसकी, करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है, हमें समझ में आएगी कि किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारे कितना करंट पास कर रहा है उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो हमारा इससे कितना करंट, इसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारी करंट डेंसिटी क्या होगी, जे, तो J1 इज इक्वल टू हो जाएगी, अगर सपोज करिए A1 है, ये A2 एरिया है। ठीक, तो इसकी हो जाएगी करंट, करंट क्या पास कर रही होगी, I पास कर रही है, दिख रहा है ना, I पास कर रही है आपको, एरिया ऑफ ऐसे I पास कर रही है, तो करंट पर यूनिट एरिया क्या है, A1। ठीक, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू हमारी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो J2 इज इक्वल टू I बाई A2। ठीक है, यानी किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारा कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, वही होती है करंट डेंसिटी। ठीक, करंट पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, यही होती है हमारी करंट डेंसिटी। और इसमें एक वेक्टर फॉर्म भी आता है हमारा, जे इज इक्वल टू आई बाई ए हो गया। ठीक, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, तो अभी हमने देखा क्या करंट डेंसिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी की। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ
करंट डेंसिटी की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है, तो जैसे ये हमारी कोई वायर है, ठीक, और ये हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारी यहाँ पे क्या थी, यूनिफॉर्मली थी एकदम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर लगाना है ना। तो और इस वायर के थ्रू हमारी करंट ये फ्लो कर रही है आई, ठीक है, इस वायर के थ्रू हमारी करंट यूँ फ्लो कर रही है। तो अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट वेक्टर देखा जाए तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा, नॉर्मल है ना, ये हमारी रही ऐसे है, तो परपेंडिकुलर यूं ही ना मिलेगा, इसके अपोजिट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मिलेगी, ठीक, समझ में आती है। अब क्या करेंगे हम, तो मान लेते ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा आई के डायरेक्शन में, जो कि क्या बनेगा, आई कॉस थीटा, अरे सॉरी ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, ठीक, थीटा से जो अटैच्ड होती है उसे हम क्या मानते हैं, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मिलेगी ना, ए कॉस थीटा। और हम जब भी करंट डेंसिटी आप पढ़ोगे तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, इसलिए हमारी क्या है, एरिया वेक्टर क्या होगी, करंट के ही डायरेक्शन में होगी, आई ए कॉस थीटा हम कंसीडर करेंगे, ठीक। वो वाला हम कंपोनेंट लेंगे जो जिस डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी उस डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर का कंपोनेंट भी कंसीडर करेंगे, और करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन वही होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी देखी जाए तो क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला क्या होता है, जे इक्वल टू आई बाई ए, तो यही फॉर्मूला लगाइए, जे इक्वल टू आई बाई ए, और इस बार एरिया वेक्टर क्या है हमारी, ए क्या है, ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल आप, तो जे ए कॉस थीटा मिलेगी, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस थीटा है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लगाए तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए मिलेगी, ठीक। ये हमें मिलेगी वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, करेंट डेंसिटी। ये हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी, अगर एग्जाम में पूछता है वेक्टर फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी तो ये हम डिराइव कर देंगे, ठीक। एरिया वेक्टर हम उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही होती है, उस डायरेक्शन का ही हम कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए, नोट पॉइंट क्या है कि जो हमारी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, जे इज डायरेक्टेड along जे इज डायरेक्टेड, जे का मतलब कहने का मतलब क्या होगा, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टेड along, किस डायरेक्शन में होती है हमारे, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, जे इज डायरेक्टेड अलॉन्ग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो हमारी करंट डेंसिटी की, या फिर बोल लीजिए तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलती है, ठीक है। यही था हमारा सिंपल टर्म है, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो जे इक्वल टू आई बाई ए, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास करी उसे ही कहते हैं करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई जे, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट की बात की जाए तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, तो इस बार हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, तभी तो हमें वेक्टर, हमारी ये एरिया वेक्टर कुछ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या एंगल बना रही है थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट मिलेगा जो कि हम सिर्फ वही कंपोनेंट लेंगे जो टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, एरिया वेक्टर का वही कंपोनेंट लेंगे जो टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ए कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जे इक्वल टू आई बाई ए का फॉर्मूला लगाए, तो ए एरिया वेक्टर क्या है हमारी, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा, तो यहाँ से हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी मिलती है, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे टर्म्स है वो भी देख लेते हैं, कंडक्टेंस क्या होती है हमारी, तो इसका फोटो लेना है यार। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हमारे आएंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कंडक्टेंस क्या होती है आपकी, तो ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। कंडक्टेंस
जी से डिनोट करते हैं इसे। कंडक्टेंस क्या होती है, तो इट इज़ द रेसिप्रोकल, इट इज़ द रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या होती है हमारी, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो जी इजकल टू 1/r, जी इजकल टू 1/r। अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो ओम इनवर्स हो जाएगी, है ना। ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और इसको हम साइमन भी कह सकते हैं, साइमन भी हो सकती है हमारी, ठीक। और आपका क्या हो सकता है, ओम इनवर्स हो गया, साइमन हो गया, और कोई भी यूनिट होती है। और इसकी ओम यूनिट होती है तो ऊपर जाएगी तो महू होती है, MHU। जैसे कि डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, OHM, ओम रेजिस्टेंस की। अब वही ऊपर लेकर जाओगे तो आप तो क्या हो जाएगी, उल्टा MHU, महू, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टेंस की, सॉरी कंडक्टेंस की ये यूनिट होती है, ठीक। और ये क्या होती है हमारी, रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस की। अब एक और टर्म आती है हमारी कंडक्टिविटी, जो कि रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं हमारे। कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं समझिएगा, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बोलेंगे कि आप सिग्मा से इसको भी डिनोट करें, भाई वो उसमें भी तो सिग्मा से डिनोट किया था। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अलग अलग चैप्टर में देखोगे ना आप, तो मतलब सिंबल का यही मतलब है कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मीनिंग देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं समझिए, ये समझिए हमारी कंडक्टिविटी है, ठीक। और ये क्या होता है हमारी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल किसकी होती है, रेजिस्टिविटी की। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है हमारी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, ठीक। तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी, सिग्मा इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रेसिप्रोकल है ना, आपस में दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ये होती है हमारी जी इज इक्वल टू 1/r, जो कि क्या है हमारी कंडक्टेंस है। वर्ड्स मिलते हुए मिल रहे हैं ना, रेजिस्टिविटी की कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल उसका उल्टा, ठीक। और हमारा रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो हमारी इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है ना, शायद इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। और एक और इसकी यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ यूनिट होते हैं ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी हमारी रेसिप्रोकल होती है किसकी, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और हमारे कंडक्टेंस क्या होते हैं, ये होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी है। तो चलिए उस पे आते हैं हम। क्या हमारी रिलेशन है कुछ इम्पोर्टेंट, तो चलिए एक रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन होती है बिटवीन, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार बना देते हैं। रिलेशन बिटवीन VD सिग्मा एंड E। क्या रिलेशन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और आपकी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होती है, तो वही हमें देखना है, ठीक। तो हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, जो कि क्या था, NEAVD। ये क्या होती है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। प्रीवियस आप वीडियो देखोगे मेरा प्लेलिस्ट में, तो ये रिलेशन हमने डिराइव किया, I इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, NE, A एज इट इज़ रख दो, VD की जगह क्या रख दो, VD की जगह रख दो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी, E/τ/m, यही थी ना, E/τ/m। अब क्या करो, सिंपल A को डिनोमिनेटर में ला दो, तो I/A इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, NE/τ/m। समझ में आ रही ना, मैंने A को क्या किया, डिनोमिनेटर में ला दिया, तो अब ये I/A हमें क्या मिलेगा, J मिलेगा, ठीक। अब ये चार्ज डेंसिटी हो गया, तो इसकी फॉर्मूला क्या मिलेगी मुझे, NE²
ई टाउ बाई एम, सिंपल, ठीक। अब जे इक्वल टू क्या कर दो आप, एन ई स्क्वायर और ये हमारा टाउ बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड में रख देते हैं, ठीक। तो देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था, हमारी रो इज इक्वल टू क्या होती है, हमारी रो इज इक्वल टू होती है, हमने रिलेशन एक डिराइव किया था एम बाई एन ई स्क्वायर, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। मैंने एक रिलेशन डिराइव किया था रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। प्रीवियस आप देखो मेरा वीडियो तो दिखेगा आपको, रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अगर मैं ई बाई 1 बाई इसकी जगह एम एन स्क्वायर टाउ बाई एम की जगह मैंने क्या रख दिया, रो को रख दिया, ठीक। तो ये हमारी हो जाएगी 1 बाई रो। तो जे इज इक्वल टू क्या मिलेगी, 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी सिग्मा ई, ठीक। तो ये रिलेशन मिलेगी जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक। समझ में आया ना कैसे किया मैंने रिलेशन। आई इज इक्वल टू करेंट डेंसिटी क्या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट क्या होती है, एन ए वी डी। आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई ई टाउ बाई एम, तो एन ई, फिर ये क्या किया मैंने, ए को नीचे डिनोमिनेटर में लाया, तो ये हमारी करंट डेंसिटी बन जाएगी जे इज इक्वल टू ये एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा था एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम को हम क्या कहते हैं, ये हमारी एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। एक रिलेशन डिराइव किया था ना, रेजिस्टिविटी इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये क्या एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हमें 1 बाई रेजिस्टिविटी मिलेगी। तो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल क्या मिलेगी, कंडक्टिविटी। ये होती है हमारी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी बोल रहे हैं यार, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होती है। ये एग्जामिनेशन में पूछा है कि बताइए रिलेशन पूछ देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपकी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए अपने न्यू टॉपिक पे आते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। कैसे हमारी टेम्परेचर डिपेंड करती है मेटल के और एलॉयज के केस में, देखते हैं क्या होता है, ठीक। कि क्या मतलब डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे, कैसे टेम्परेचर डिपेंड करती है हमारी रेजिस्टिविटी पे। तो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में क्या होता है, फॉर मेटल द रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारी मेटल, जैसे कि हमारी मेटेलिक कंडक्टर है, तो ये मेटेलिक कंडक्टर केस में क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, इस रेजिस्टिविटी इंक्रीज। जैसे ही आप इसका रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम देखिए क्या है कि ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा एवरेज, इसके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के कौन, रेजिस्टिविटी किस केस में, मेटेलिक कंडक्टर के केस की बात हो रही है, मेटल के केस में। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि हमारे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ठीक। तो जब टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी। तो जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी। वही बोल रहा है कि अगर फॉर मेटल केस में क्या होगी, द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो दिख रहा है ना कि हमारी जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे तो ये क्या होगी, हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी। तो जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी भाई साहब इंक्रीज करेगी ना। तो वही बोल रहा है कि फॉर मेटल केस में द रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने देखा कि जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देखिए वही लिखा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एज कोलिजन बिकम मोर फ्रीक्वेंट। तो क्या होगी, कोलिजन एज कोलिजन बिकम मोर फ्रीक्वेंट, तेजी से होंगे ना, क्योंकि हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करेंगे। जब तेजी से फ्लो करेंगे तो हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगी, डिक्रीज होगी। दो कोलिजन, दो
इलेक्ट्रॉन के बीच की जो कोलिजन की टाइमिंग है वो तो कम हो जाएगी ना, कि इलेक्ट्रॉन तेजी से आप फ्लो करेंगे तो जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक, वही बोला है कि मेटल के केस में क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और बिकॉज द रेजिस्टिविटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक, तो हमने देखा अगर मैं किसी भी मेटेलिक वायर हो गया या कंडक्टर हो गया तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक, क्योंकि हमारे ये सब फैक्टर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारी रेजिस्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी, जब हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। होप सो अच्छे समझ में आ गई। अब देखिए एक और टर्म आती है हमारी एलॉयज। एलॉयज के केस में क्या होता है, तो एलॉयज के केस में क्या होता है तो वो चलिए देख लेते हैं हम। तो एलॉयज जैसे कि हमारे क्या हो गया, एलॉयज ये हमारे वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं। ठीक, एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन, ठीक है, एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम, ये सारे क्या है हमारे एलॉयज है। ठीक है, एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम आर वायर नाइक्रोम वायर, ये वायर है ना। एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम वायर आर यूज्ड टू मेक वायर बाउंड रेजिस्टर। ठीक, किस लिए यूज होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर को बनाने के लिए। ठीक है, एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम वायर जो होते हैं हमारे किस लिए यूज होते हैं, आर यूज टू मेक वायर बाउंड रेजिस्टर। क्यों, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज नहीं करती, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी remain almost constant। ठीक है, even with change in temperature। ठीक, तो एलॉयज के केस में क्या होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम वायर होते हैं, आप लैब में जाओगे फिजिक्स लैब में तो आपको देखने को मिलेंगे ये सब वायर, जब पोटेंशियोमीटर मीटर भी जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये सब वायर देखने को मिलेंगे। ठीक, ये क्या होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, और ये हमारी किस लिए यूज़ किया जाता है, एलॉयज किस लिए, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी, आपकी अगर टेम्परेचर आप चेंज भी करते हो तो उनके रेजिस्टिविटी पे कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलती, उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है इवन विथ चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम वायर पे, क्योंकि हमारे क्या होते हैं एक तरह के एलॉयज हैं। ठीक, ये किस लिए यूज़ होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर को बनाने के लिए। ठीक, मेटल केस में क्या था, मेटल केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टिविटी भी हमारी इंक्रीज करती, बिकॉज क्योंकि हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। जब हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या करती है, अगर हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, होप सो अच्छे समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके बाद हमारी रहेगी पावर, उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें पावर पढ़नी है, EMF पढ़नी है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं आप।